आपने मैं सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो हमें आपने कोलकाता में बुलाने का काम किया। ये नेताजी के साथ बहुत पुराने साथी रहे हैं। नेताजी के साथ कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने साथ मिलकर के लिए हैं और जैसा पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं और आज फिर उस बात को दोहरा रहे हैं, जब कभी यहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ है उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में लौटे हैं तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है और बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी ने देश की राजनीति में, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2-3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगें मानी जाएंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं, और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गत पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है। बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है, वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। सर, आजम खान का भी जिक्र किया गया है, रेजोल्यूशन जो पास किया गया है कि आजम खान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए थे जिसके चलते जांच हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है, न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है, और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। जी, आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले
फार्मूला नहीं बताया जाएगा। फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अखिलेश जी, आपने पहले कह दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले आप एक नॉन कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट के तहत जो है अन्य जो विपक्षी दल है, रीजनल पार्टी से उनको साथ लेकर आएंगे। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले आप ये माने कि ये जो फ्रंट है वो बिना कांग्रेस के ही होगा, रीजनल पार्टीज के साथ? अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं। तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। अखिलेश जी, सवाल यह है कि यूपी पुलिस ने आंकड़ा जारी किया जहां पे देखा जा रहा है 10,000 के करीब एनकाउंटर हुआ है, उसमें 68 के करीब क्रिमिनल्स मारे गए। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश जी, 2000 चुनाव से पहले क्या हम ये देख सकते हैं, आपको क्या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एजेंसी से ईडी, सीबीआई, उनका शिकंजा जो है आपके पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो है बढ़ता चला जाएगा? 1-2 महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है। बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं उन्हीं के घर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जा रही है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अखिलेश जी, कांग्रेस से जब फ्रंट के बारे में बात होता है, हम देखते हैं पार्लियामेंट में आप लोग एकजुट होकर काम करते हैं, वहां पे टीएमसी नहीं जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग ईडी के खिलाफ कभी जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, कभी पार्लियामेंट में गांधी मूर्ति की तरफ जाते हैं। कांग्रेस के साथ आप लोग जाते हैं पर तृणमूल कांग्रेस नहीं जाते हैं, और आप आके ममता जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कैसे फॉर्मूला में आ रहे हैं? सी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। अखिलेश जी, 19 के इलेक्शन के समय कई मुद्दे थे, जैसे उसके बाद एनआरसी था और राम मंदिर था, या इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इस समय आपको क्या 2024 के प्रमुख मुद्दे जो सुपर थर्ड फ्रंट के सामने क्या क्या है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं, और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं बंगाल में। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन का सवाल खड़ा हुआ, राजस्थान ने उसको स्वीकार कर लिया।
हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, बहुत सारे प्रदेश उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इस बार का चुनाव जातीय जनगणना और शूद्रों पर आधारित होगा सर? देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है कई तरह के मुद्दे चलेंगे, कुछ दिखाई देंगे मुद्दे, कुछ नहीं दिखाई देंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा, अब कर्नाटका में भी इलेक्शन है, इसको आने वाले जो प्रदेशों में इलेक्शन है इनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, लेकिन भाजपा की पकड़ वहीं बनी। देखिए, अगर आप बीजेपी के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी तो कह रही थी कि सब कुछ जीत लेंगे, वो कहाँ जीते हैं वो लोग। और कर्नाटक में भी या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं, खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। सर, क्या निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? सभी चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या बोलेंगे आप? अपोजिशन पार्टी बार-बार उत्तर प्रदेश से तो बेहतर ही है, जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी की दो सरकारें हैं, और हमारे पत्रकार साथी ने जो आंकड़ा बताया फेक इनकाउंटर का, कि सरकार दावा कर रही है कि इतने इनकाउंटर्स किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं। और हमारी पुलिस का निशाना आप देखिए, घुटने से ऊपर तो गोली नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा सीट है, लोकसभा की सीट है, जहां पे समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस को मदद किया है, जैसे कि रायबरेली या ऐसे कुछ सीट से जहां पे आपने कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गांधी परिवार के अगेंस्ट। क्या 2024 में आपका यही रवैया रहेगा या इसमें कोई बदल आएगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट, सो आर यू गोइंग टू गिव द कांग्रेस अ वॉकओवर इन दीस सीट्स और आर यू गोइंग टू पुट अप कैंडिडेट्स इन दीस सीट्स आल्सो? आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट रायबरेली एंड द सीट्स वेयर गांधी अमेठी। सेकंड वन इज अमेठी। मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे। एक सवाल है आपसे, देश का इतना जगह होते हुए आप इस बार कलकत्ता को क्यों चुने हैं? मैं दादा को धन्यवाद देता हूँ कि दादा ने ये कहा कि ये बहुत शुभ जगह है। जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियां आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज़्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का, और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है, 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां मां गंगा को आखिरी में देखते हैं। मां गंगा कहां से चली, और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे। आज मां गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो चुका है। नमामि गंगा के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। उत्तर प्रदेश के बाहर और किन राज्यों पर
समाजवादी का फोकस होगा 24 में। और एक दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि यहाँ आपके जो समर्थक हैं पश्चिम बंगाल में, वो कहते हैं कि हम भी यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं ममता जी के साथ मिलकर, लेकिन हमें जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिल रही। मैं ये खासकर वेस्ट बंगाल का, मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ कई वर्ष मंत्री रहने वाले जो पूरी ज़मीनी जानकारी रखते हैं आदरणीय कृष्णानंदा जी पे छोड़ता हूँ। उनका सुझाव मैं समय समय पर दूंगा। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। राहुल और दूसरे प्रदेशों में जहाँ पार्टी का संगठन है वहाँ समाजवादी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी का घर में पुलिस भेजा गया है, क्या ये भी उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए है, जैसा तृणमूल बोल रहा है? बीजेपी क्या करेगी ये पता नहीं। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है करेगी कुछ, निशाना कुछ और होगा। एक आरोप बिजली कर्मियों को लेकर ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मिली भगत करके जो है वो हड़ताल करने पे मजबूर कर रही है। मुझे याद है 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, उत्तर प्रदेश ने 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने, और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? ये संकट पूरा पैदा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दें। 2019 में ब्रिगेड में यहाँ पर बड़ी सभा हुई थी, सारी पार्टियां जो विपक्षी हैं वहाँ जमा हुई थी, एकत्रित हुई थी। अब क्या 24 से पहले इस तरह का कोई लक्ष्य है कि सबको एकत्रित करेंगे? क्या अभी तक कोई सूची तैयार है कि कौन सी पार्टियां? अभी सूची तैयार नहीं है, समय आने पर आप देखेंगे कि कार्यक्रम जगह जगह पर बड़े होंगे। ममता जी जा रही है भुवनेश्वर, ये प्रयास लगातार चलता रहेगा लोकसभा के चुनाव तक। अभी यात्रा करेंगे क्या देश में और दूसरे रीजनल पार्टी से मिलने की? मैं उत्तर प्रदेश में कई यात्राएं कर चुका हूं और हमारी पार्टी के लोग कहेंगे तो हम यात्रा के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। सर, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई है, इसमें क्या मुख्य आर्थिक और सामाजिक डिस्कशन और क्या निर्णय लिए गए? देश के सामने संकट इतना बड़ा है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का केवल एक विभाग का उनके प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया था एक प्राइवेट फर्म में, और प्राइवेट फर्म वो डूब गई। वो एक जानी मानी कंपनी थी और उस समय बोर्ड ने इसलिए फैसला लिया था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रोविडेंट फंड को हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन 2 साल के अंदर वो कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी भाग गई पैसा लेकर के। तो उस समय जिन जिन अधिकारियों ने वो फैसला लिया था उन अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी जांच हुई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, सीबीआई जांच कर रही है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हुए थक नहीं रहे थे और वो एक बात कहते थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां इतनी अच्छी हैं कि देखिए भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गया है और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वही उद्योगपति नंबर 1 पर हो जाएगा। ये गर्व की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का प्रचार किया। जिस तरीके से वो G20 का पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। आज बताइए वो उद्योगपति कहाँ है?
अगर पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए उस समय बोर्ड में जितने लोग थे जिन्होंने फैसला लिया था उनको जेल भेजा जा सकता है, तो आज भारत का पैसा डूबा है, हमारी बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा डूबा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को जेल भेजा था? क्या SBI के और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारी सीमाएं जिस तरीके से सिकुड़ रही हैं, जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं सीमाओं को लेकर के कि लगातार देश के सामने संकट है, उसको भी सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के सामने नहीं रख रही है। और देश में चरम सीमा पर महंगाई, पूरे देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ है, इसका मुनाफा कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को बेहतर हो किए बिना देश के आंकड़े ठीक नहीं होते हैं। तो इनका किसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए समय समय पर नई चीज़ें करते हैं, मीडिया का साथ ले लेते हैं, अखबारों का साथ ले लेते हैं। मैं ये आपको कह सकता हूँ, मेरी खुशी की बात है कि पिछला चुनाव जब हुआ था, देश की इकलौती समाजवादी पार्टी होगी जिसने ऐड पर 1 रुपया नहीं खर्च किया, टीवी पर ऐड पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, अखबार के ऐड पर 1 रुपया नहीं खर्च किया। और अगर सोशल मीडिया का आप निकालेंगे, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, सबसे कम खर्चा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और समाजवादी पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया देश में कि इतनी बड़ी पार्टी के सामने, उनके इतने बड़े मैनेजमेंट के सामने अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए आपको याद होगा कि एक इत्र कारोबारी, उनके यहाँ 250 करोड़ रुपए निकले थे, 250 करोड़ रुपीस कैश। और जब जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी को कि गलत जगह छापा मार दिया, और जब जानकारी सच्चाई सामने आई, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल इंडिया, उन्हें छापा मारना था पीजेन के यहाँ, और छापा मार दिया पीजेन के यहाँ, कानपुर का। एक पीजेन थे कन्नौज में, उसी नाम के थे कानपुर में। तो उनकी छापा मारने वाली जो एजेंसी है ED CBI इनकम टैक्स, वो कन्नौज न जाकर के कानपुर पहुंच गई और बीजेपी ने अपने ही नेता के यहाँ छापा मार दिया। आपके यहाँ तो थोड़ा बहुत छापा मारा है, लेकिन वहाँ 250 करोड़ रुपए निकले थे, वो बीजेपी का नेता था। जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव 24 पर पड़ सकता है? इसको क्यों इतना जोर दे रहे हैं? पूरे देश के दल चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते। ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज़्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। बात ऐसा है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, गठबंधन की बात चल रही है बहुत सारे जगह में, कांग्रेस के लेके वो आंचलिक जो दल है वो अपना नीति बोल रहे हैं, वामपंथियों को लेके आप लोग का क्या राय है? वामपंथियों के साथ बात क्या है? वो भी अपनी भूमिका तय करे, जैसे कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे वैसे ही वो दल भी मिलकर के अपनी भूमिका तय करे। तो आप लोग क्या जनगणना आने वाले चुनाव में, क्योंकि उनका भी कुछ स्टेट में है अच्छा, उनका भी परफॉर्मेंस है, तो आने वाले दिनों में लेफ्ट पार्टी को क्या आप लोग वहां से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे 24 में एक साथ आने की? अभी फिलहाल इस तरह की कोई प्रस्ताव हमारे दल में नहीं आया है।
वो बड़े दल रहे हैं और एक बड़ा दल है, इसलिए वो अपनी भूमिका तय करें। भाजपा एक जाति जनगणना को लेके, कास्ट सेंसस को लेके ममता जी से आपकी कोई बात हुई है क्या? इस पर उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण के बहुत सारे नेता, मैं उनसे मिला हूं, वो जाति गणना चाहते हैं और देश की जो बड़ी संख्या में आबादी है वो इस भावना से जुड़ती है। भाजपा एक नई कैटेगरी की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमान, इससे यूपी के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो सबके पैर जोड़ने लगती है। जिनको अपमानित किया, आप बताइए, नेताजी के समय पर उनको फ्री बिजली मिलती थी, फ्री बिजली बुनकरों को, और बीजेपी ने इसलिए बिजली छीन ली कि ये मुस्लिम है, बुनकर है, इसलिए बिजली छीन ली। आप पता करिए, उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री दी जाती थी बुनकर भाइयों को, और मैंने बड़े बड़े सेंटर्स बनाए थे, बुनकर बाजार, भदोई में कारपेट बाजार बनाया था, वर्ल्ड क्लास एक्सपो मार्ट, उसका बजट खत्म कर दिया। नोएडा में जहां पर बड़ा सेंटर है, नोएडा सेंटर है, जहां की जमीन हजारों एकड़ की है, वहां पर बुनकरों के लिए एक सेंटर बनाया था मैंने, वो सेंटर बंद कर दिया। लखनऊ के हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, शिल्पग्राम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे उनको, वो बंद कर दिया। सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश में साड़ियाँ अगर कहीं बनती हैं, वो आजमगढ़ के पास मुबारकपुर में बनती है, वहाँ पर साड़ी बाजार दिया था, और सुविधाएं बिजली की देने लगे थे, अन्य सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर के दे रहे थे, पेंशन दे रहे थे, वो सब बंद कर दिया। और मुझे याद है, स्किल डेवलपमेंट के लिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको बेहतर सिखाने के लिए और ट्रेन करने के लिए मैंने सेंटर बनाए थे, वो सेंटर भी बंद कर दिए। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? ये भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा देना जानती है। नहीं, वो जानते हैं, वो धोखा देना जानते हैं। ये न्यायपालिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि उसको जो है वो समाप्त करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। जो रेजोल्यूशन आपका रखा गया था उसमें तमाम चीजें रखी गई थी इस तरह की कि संकट कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर। कोई भी संस्था नहीं बची है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दबाव न बनाए या हस्तक्षेप न करे। ये कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं, ये अभी से नहीं, कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं। अखिलेश जी, ये पहला मौका है जब शिवपाल यादव इस बार कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे, तो क्या अंतर आएगा? ये लगता है उत्तर प्रदेश से आपको व्हाट्सएप आया होगा। वो हम अब हमारे साथ हैं और पूरी तरीके से हमारे साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और आपको याद होगा, जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे, और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से हमारे चाचा जीत करके आते हैं, उस विधानसभा ने 1 लाख से ज़्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था। दूसरा सवाल, इस बार पहली बार नेताजी के बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, बतौर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अंतर संगठन के लिए होगा, क्या संदेश होगा संगठन के? देखिए, हम जितने लोग यहाँ पर हैं वो नेताजी के आशीर्वाद से हैं हम लोग, और नेताजी के ना रहने का दुख हम सब लोगों को रहा, लेकिन नेताजी ने विरासत में जो हमें समाजवादी आंदोलन दिया है, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, यही हमने संकल्प यहाँ पर लिया है। चुनाव से पहले कोई चेहरा आएगा या अपफ्रंट चेहरा आएगा चुनाव के बाद? हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, अच्छे चेहरे हैं, कोई भी आ जाएगा। मुझे तो हर चीज यहाँ की अच्छी लगी। वो पता नहीं किस नजर से वो लोग देखते हैं। ये बीजेपी वालों की नजर बहुत खराब है, अगर मान लीजिए कि कोई और दिल और खराब है। हमने तो यूपी में करीब से देखा है, यूपी में जितना करीब से देखा है आप उसका सोच नहीं सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं उससे। चलिए, बहुत धन्यवाद।
फ्रंट हुआ है, ममता बनर्जी का स्टैंड रह चुका है कि पश्चिम बंगाल में जो 42 सीट्स है, एक भी वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये उनका स्टैंड है बार बार। हम उनके साथ हैं और जब कभी कोई बात होगी तो हम बात कर लेंगे। हम उनके साथ हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सब लोग। अच्छा, हम लोग उठे हैं। अच्छा, हमने कहा आप लोग हमें आदेश दे रहे हैं। आप उठा के अच्छा, आधा आज मुझे पता ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।